21 मई 1991। राजीव गांधी अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करते हैं और वो इस सपने को लेकर शुरू करते हैं कि वो एक बार फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। वो कैंपेनिंग करने के लिए तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें 10 साल की एक छोटी सी बच्ची एक पोएम सुनाती है। राजीव गांधी पब्लिक रिस्पॉन्स से काफ़ी खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि इस बार आखिरकार उनका ये सपना पूरा हो ही जाएगा। इतने में ही एक महिला वर्कर उन्हें ग्रीट करने आती है। वो उन्हें ग्रीट करती हैं और उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकती हैं और इस ही मोमेंट पर वो अपनी बॉडी पर लगे हुए 700 ग्राम RDX का डेटोनेटर प्रेस करती हैं और India dominated the headlines in the world this week with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Do you know the difference between a suicide bomber and a human bomb? Well, her crime is heinous, her attitude unchanged. With these words, the Tamil Nadu government has ruled that Rajiv Gandhi's assassin, Nalini Sriharan, will remain in jail. नाइनटीन 1977 में इलेक्शंस हारने के बाद 1980 में इंदिरा गांधी जनरल इलेक्शंस जीतती हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है सेंटर में। फास्ट फॉरवर्ड टू 1984, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में 1983 में श्रीलंकन सिविल वॉर शुरू हो जाती है। इस सिविल वॉर के स्टार्ट होने के पीछे मेन रीजन ये होता है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं जो माइनॉरिटी में है, वो ये कहते हैं कि सिन्हालीज लोग जो श्रीलंकन मेजॉरिटी हैं वो उन्हें ऑप्रेस कर रहे हैं और इस ऑपरेशन से फाइट करने के लिए वो अपना एक आउटफिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, मतलब LTTE। LTTE का मेन मोटिव ये होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में वो अपना एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट एस्टैब्लिश करें और इसी के लिए वो श्रीलंकन आर्मी से फाइट करते हैं विच रिजल्ट्स इन अ सिविल वॉर। बैक टू इंडिया, 1987 में श्रीलंकन सिविल वॉर में इंडिया इंटरवीन करता है थ्रू द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, दैट इज IPKF। IPKF और LTTE के काफ़ी सारे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये वॉर चलती ही रहती है। ये वॉर चलती है टिल 1989। इंडिया के 1100 सोल्जर्स इसमें मारे जाते हैं और इंडिया पर तकरीबन 130 करोड़ का वॉर कॉस्ट भी आता है। 1989 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर VP सिंह गवर्नमेंट के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर देते हैं और इस गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हैं हैवी करप्शन का। इसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है और मिड टर्म पोल्स होते हैं। मिड टर्म पोल्स के बाद VP सिंह जो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं वो IPKF का विड्रॉल अनाउंस करते हैं और इंडिया इस श्रीलंकन सिविल वॉर से एग्जिट कर लेती है। 1992 जनरल इलेक्शंस के लिए राजीव गांधी प्रिपरेशन शुरू करते हैं और अपने कैंपेन के दौरान वो संडे मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हैं। इस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि अगर वो वापस पावर में आते हैं तो वो वापस IPKF को श्रीलंका भेजेंगे और LTTE को डिसआर्म कर देंगे, मतलब उनके आर्म्ड रिवोल्ट को एंड कर देंगे। अब इस स्टेटमेंट से उन्हें कितने वोट्स का फायदा हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी LTTE के चीफ प्रभाकरन के साथ दुश्मनी जरूर हो गई। प्रभाकरन ने डिसाइड कर लिया था दैट राजीव गांधी हैज टू डाई नाउ। इस इंटरव्यू के कुछ महीनों बाद तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के चीफ VK राममूर्ति को एक लेटर भेजा जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि LTTE उन्हें और राजीव गांधी दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। वो ये लेटर तुरंत इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और राजीव गांधी के साथ शेयर करते हैं। ये लेटर बेसिकली एक तरीका होता है LTTE का डर लोगों में बिठाने का, क्योंकि उसी टाइम पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अम्बत्तूर जो श्रीलंका में है वहां से LTTE के बहुत सारे ऑपरेटिव्स को एलिमिनेट कर दिया था। 5 मार्च और 14 मार्च 1991 को राजीव गांधी LTTE के 2 डेलीगेशन से मिलते हैं और उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। इन मीटिंग्स में वो काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं और राजीव गांधी को ये अश्योरेंस दिया जाता है कि उनकी और LTTE की दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। वो जहां भी चाहें वो फ्रीली कैंपेन कर सकते हैं और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था इंडिया और LTTE के बीच के रिलेशंस में और इससे कांग्रेस पार्टी स्पेशली बहुत खुश थी, क्योंकि अब LTTE भी उनके साथ है, या फिर उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा था। तमिलनाडु में कैंपेन करते टाइम राजीव गांधी को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई बार ये वार्निंग दी कि उनकी जान को खतरा है। यहाँ तक कि तमिलनाडु के गवर्नर भीष्म सिंह नारायण ने
ऑफिशियल प्रोटोकॉल ब्रेक करके 2 बार राजीव गांधी को ये कहा कि आप प्लीज़ तमिलनाडु कैंपेन करने मत आइए, आपकी जान को खतरा है यहाँ पे। लेकिन राजीव गांधी बिल्कुल क्लियर और बहुत फोकस थे कि एलटीटीई अगर मेरे साथ है तो सदर्न स्टेट्स में मुझे बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है, और इसलिए वो अपने कैंपेनिंग के साथ आगे बढ़ते गए। अब आते हैं 21 मई 1991 पर। राजीव गांधी अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए श्री पेरुम्बदूर में पहुंचते हैं और वहां पे बहुत ही सेलिब्रेटरी एटमॉस्फेयर होता है। लोग उन्हें ग्रीट करने आते हैं और उन्हें पब्लिक से बहुत ही थंडरस रिस्पॉन्स मिलता है। वो इस बात से बहुत खुश होते हैं। वहीं पर एक महिला भी आई होती है जिनका नाम होता है धनु। वो उन्हें ग्रीट करती हैं और फिर उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकती हैं। जब वो नीचे झुकती हैं तो वो अपनी बॉडी पे लगे हुए RDX बॉम्ब का डेटोनेटर प्रेस कर देती हैं और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पे उस सुसाइड बॉम्बर के अलावा 15 और लोग मारे जाते हैं, जिनमें राजीव गांधी भी शामिल होते हैं। इसके बाद बहुत सारी कमिटीज बिठाई जाती हैं एंड द यूजुअल ऑर्डर दैट गोज ऑन इन द नेशन आफ्टर एन असैसिनेशन कीप्स गोइंग ऑन। सब ये जानना चाहते हैं कि किसने मारा राजीव गांधी को। लेकिन इस बात से कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा बैफल्ड होती है, क्योंकि राजीव गांधी को एक ही जगह से थ्रेट था, दैट वाज LTTE, और LTTE तो ऑलरेडी उन्हें सपोर्ट कर ही रही थी। तो अब राजीव गांधी को असैसिनेट किया किसने? इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से इस कंस्पिरेसी में जगजीत सिंह चौहान भी इन्वॉल्व होते हैं। जगजीत सिंह चौहान एक फॉर्मर MLA होते हैं पंजाब से। दूसरी बार जब वो MLA के इलेक्शंस हारते हैं तब फिर वो UK मूव कर जाते हैं और UK जाने के बाद वो खालिस्तान के लिए कैंपेन करना शुरू करते हैं। ये वही जगजीत सिंह चौहान है जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने ही इंदिरा गांधी का असैसिनेशन प्लान और एग्जीक्यूट किया था। इनके पास राजीव गांधी को असैसिनेट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग मोटिव था। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद पूरे देश में एंटी सिख रायट शुरू हो गए थे, जहां सिख्स को हजारों की तादाद में मारा गया था पूरे देश में। इसका बदला लेना वो एक पॉसिबल मोटिव हो सकता है जो जगजीत सिंह चौहान के पास रहा हो। एक और अनवेरिफाइड लेटर के हिसाब से नेपाल की रानी ऐश्वर्या लक्ष्मी देवी ने अपने एक जनरल को यह कहा था कि वो राजीव गांधी का असैसिनेशन प्लान करें और उसके लिए उन्हें 10 करोड़ रुपए पहुंचा दिए जाएंगे। अब इनके पास भी राजीव गांधी को असैसिनेट करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था। वो रीज़न ये था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उस टाइम पे नेपाल के फेवर में नहीं थी, जिसकी वजह से नेपाल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे। तो क्या जगजीत सिंह चौहान और ऐश्वर्या लक्ष्मी देवी ने मिलकर राजीव गांधी का असैसिनेशन किया था? सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि राजीव गांधी का असैसिनेशन LTTE ने ही करवाया था। राजीव गांधी ने संडे मैगजीन के साथ जो इंटरव्यू किया था, उसके बाद LTTE के चीफ प्रभाकरन ने इस पूरे गेम को प्लान किया और जानबूझ के उन्हें फेक अश्योरेंसेस दी, जिसके बाद राजीव गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत ही कंप्लेसेंट, बहुत ही बेफिक्र हो गए और उन्होंने 40 से भी ज़्यादा रैलीज में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को ब्रेक किया। इसके बाद फाइनली 21 मई को उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मिलाप चंद जैन ने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि तमिलनाडु के एक रीजनल पार्टी DMK ने LTTE को शेल्टर दिया था और बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की थी जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रहनी चाहिए, अबाउट राजीव गांधीज विजिट्स, हिज शेड्यूल एंड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। इसकी वजह से LTTE के लिए ये असैसिनेशन कैरी आउट करना और भी आसान हो गया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन शोर तब मचने लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि भी इस कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। इस बात से शोर इसलिए मचने लगा क्योंकि जब किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो और भी हाई प्रोफाइल नेम्स इस केस से जुड़े जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कंक्लूड किया कि इनमें से किसी का भी मोटिव ये नहीं था कि या तो सरकार गिरे या फिर राजीव गांधी के अलावा और कोई भी मरे, और इसलिए इन पर टाड़ा मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड डिटेंशन एक्ट नहीं लगाया जाएगा। ये एक फेयरली कंट्रोवर्शियल जजमेंट था जिस पे आज भी डिबेट्स होती हैं कि इन लोगों पर टाड़ा लगाया जाना चाहिए था या नहीं लगाया जाना चाहिए था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों को डेथ सेंटेंस अनाउंस किया था। इनमें से 3 की सज़ा बाद में डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई थी, और इनमें से एक कन्विक्ट जिनका नाम नलिनी था, जिन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया था, उनने जेल में ही एक बच्ची को बर्थ दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि इनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात का मान रख के नलिनी की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया। इसी के साथ उन्हें क्लास A कन्विक्ट की तरह ट्रीट किया गया था, जिसका मतलब कि उन्हें थोड़ी लिबर्टीज़ और थोड़ी फैसिलिटीज़ बाकी लोगों से ज़्यादा मिलती थी। लेकिन
2010 में उनके सेल से एक मोबाइल फ़ोन पाया गया एक सरप्राइज चेक के दौरान, और इसके बाद उनकी सारी की सारी प्रिविलेजेस विड्रॉ कर ली गई और उन्हें भी एक नॉर्मल कन्विक्ट की तरह ही ट्रीट किया गया। आगे जाके बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स में एलटीटी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये असैसिनेशन उन्होंने ही करवाया था, और ये कहा कि वो इस बात को बहुत डीपली रिग्रेट करते हैं। एंटरटेनिंग बात तो ये है कि जगजीत सिंह चौहान, जिनकी डेथ 2007 में हो चुकी थी, उन्हें कन्विक्ट किया गया 2016 में उनकी डेथ के बाद। ये एक आयनी इसलिए है क्योंकि सेवा दास सिंह नाम के एक लीडर ने 1995 में ही ये बात कही थी कि उन्होंने जगजीत सिंह की ऑफिस के पास तमिल रेबल्स को देखा था और वो इस प्लान में इन्वॉल्व हैं, लेकिन 2016 तक सबूत ना मिलने की वजह से जगजीत सिंह को कन्विक्ट नहीं किया गया। आमतौर पर इस स्टेज पे आके लोगों को ये लगता है कि वो इस केस को पूरा समझ चुके हैं और ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 अक्टूबर 2012 को सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के राघोथमन ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि M.K. नारायणन, जो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB के फॉर्मर डायरेक्टर भी थे, उन्हें एक सस्पेक्ट लिस्ट किया गया था एविडेंस हाइड करने के जुर्म में। इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो गई थी, लेकिन सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के डायरेक्टर D.R. कार्तिकेयन ने इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया और इस बात को वहीं पर दफन कर दिया, जिस वजह से आज तक इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। 2017 के एक इंटरव्यू में जस्टिस K.T. थॉमस, जिनने सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर प्रिसाइड किया था, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सीरियस फ्लॉज थे, स्पेशली रेबल से मिले हुए 40 लाख रुपए कहाँ से आए उस बात को लेके। इस बात को इंटेंशनली हाइड किया जा रहा था क्योंकि शायद इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता था M. करुणानिधि से या M.K. नारायणन से या ऐश्वर्या लक्ष्मी देवी से या शायद इन सभी से। ये केस एक प्राइम एग्जाम्पल है कि इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कितने फ्लॉज हैं और अगर उन्हें सुधारा नहीं जाता तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। इन इंटरव्यूज से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस केस को लेके अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है और सैडली शायद हमें कभी पता ना चले। What do you think? Drop down in the comments below. अगर आप इस टॉपिक के बारे में और भी इन डेप्थ डिटेल्स चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मद्रास कैफे नाम की एक मूवी देख लें जो लूजली इसी स्टोरी पे बेस्ड है, क्योंकि अब ऑब्वियसली इस स्टेज पे हम कोई फुल फ्लेजेड मूवी नहीं बना सकते, या फिर शायद बना सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो, बट हम एक वीडियो ज़रूर बना सकते हैं, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड एंड आई होप आई डिड इट टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो फिर देर किस बात की है, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, थैंक यू बोलूँगा क्योंकि आपने इस वीडियो को अब तक देखा। Thanks a ton and see you in the next video guys. Hats off.